आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उत्तर प्रदेश का बनवीरापुर गांव सूरज की मध्यम रोशनी में नहाया हुआ था। ये गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे और कलकल बहती नदी गांव के सरहद का काम करते थे। शहर की ओर जाने के लिए यहाँ से दो रास्ते जाते थे। एक रास्ते पर शिव मंदिर के कुछ दूर बने हरावट घाट को पार करके जाना पड़ता था और दूसरा रास्ता लेने पर आपको आगे 2 किलोमीटर दूर पुल से जाना होता। इस गांव का मुखिया था सुरेश कुमार। सुरेश की उम्र 28 साल थी और वो अपने छोटे भाई और दादाजी के साथ रहता था। सुरेश के पिताजी का देहांत होने के बाद उसने नौकरी ना करते हुए शहर छोड़कर गांव में ही रहकर घर और खेती की जिम्मेदारी संभाली। आज खेत से आने के बाद वो आराम करने बैठा था और बगल में दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। दादाजी ने उसके छोटे भाई रमेश के बारे में पूछा। अरे रमेश कहाँ रह गया? जी वो नदी के रास्ते शहर गया है घर का सामान लाने। नदी के रास्ते? दादाजी के चेहरे पर चिंता के भाव उमड़ने लगे। हाँ वो रात के खाने का समय हो रहा था तो मैंने उसे छोटे रास्ते जाने को कहा ताकि वो जल्दी वापस आ सके। सुरेश ने जवाब दिया। अरे बेवकूफ़, मैं बचपन से तुम दोनों को उस रास्ते की तरफ जाने से मना करता आया हूँ, फिर भी ऐसी गलती कर दी। दादाजी ने भड़कते हुए कहा। क्या दादाजी, अब हम बच्चे थोड़ी है जो जंगल और नदी के रास्ते से जाने से डरें। सुरेश ने हंसते हुए कहा। तुम नहीं जानते कि उस रास्ते पर कैसी बला है, इसलिए हंस रहे हो। भगवान से दुआ है कि रमेश सही सलामत बस लौट आए, दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा। तभी सुरेश के फोन की घंटी बजी। अस्पताल से कॉल था। उसके भाई की बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। अस्पताल से कॉल आते ही वो गाड़ी की ओर भागा और अपनी सेंट्रो कार को पूरी गति से दौड़ा दिया शहर की तरफ। भाई से मिलने की बेचैनी में उसके मन में अनेक विचार आ रहे थे। दादाजी उस नदी वाले रास्ते के बारे में क्या कह रहे थे? उस रास्ते की क्या कहानी थी? ऐसी कौन सी बला है उस डगर में? ये सारे सवालों को मन में लिए वो अस्पताल की ओर बढ़ रहा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि शायद दादाजी की बात ना मानकर और रमेश को उस रास्ते से भेजकर उसने बड़ी गलती कर दी। उसे याद हुआ कि पिछले महीने ही तो भीम काका के लड़के की भी रहस्यमयी मौत हो गई थी उसी रास्ते पर। उसकी लाश भी नदी के किनारे घाट पर मिली थी। आखिर कुछ तो रहस्य छुपा हुआ है उस नदी और उस रास्ते में जो अभी तक अनसुलझा है। सुरेश यही सब सोच रहा था। अस्पताल पहुंचकर सुरेश को पता चला कि उसके भाई को गंभीर चोट तो नहीं आई, पर वो अभी बेहोश है। सुरेश ने राहत की सांस ली और रमेश के बगल में जाकर बैठ गया। उसके मन में विचार आया कि बेकार ही डर रहा था। दादाजी की बातों से रमेश तो लापरवाही से ही गाड़ी चला रहा था। हो सकता है इसलिए एक्सीडेंट हो गया हो। 2 दिन बाद रमेश को होश आता है, पर वो कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं था। डॉक्टर बोलते हैं कि उसे सदमा लगा है, कुछ समय में आराम हो जाएगा, फिलहाल इसे घर ले जाइए। रमेश अब घर आ चुका था और 2 दिन आराम करने के बाद उसकी हालत बेहतर थी। सुरेश उसके कमरे में आता है और उसे देखकर राहत महसूस करता है। दूसरे दिन रमेश की हालत में बहुत सुधार हो चुका था और सुरेश उसके पास आकर बैठता है।
उसे हादसे के बारे में पूछता है। रमेश दिमाग पर जोर डालता है और उस हादसे को याद कर सिहर उठता है। उसका भाई उसे संभालता है और उसे डरने का कारण पूछता है तो रमेश बोलना शुरू करता है। उस दिन मैं नदी के रास्ते बाजार को निकला। तभी नदी किनारे एक बूढ़े बाबा मिल गए। वेशभूषा से कोई सिद्ध सन्यासी लग रहे थे। उन्होंने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। कहा, तुम नदी पार करके बेमतलब की मुसीबत मोल ले लोगे। तुम नहीं जानते इस नदी को और ना ही इस रास्ते को। ये बड़ा मनहूस है बच्चा। खैरियत चाहते हो तो रास्ता बदल लो और घर लौट जाओ। मैंने उसको अनसुना कर दिया और हंसते हुए आगे बढ़ गया। बस यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बाबा की बातों को अनसुना कर मैं नदी की ओर बढ़ गया और वहां से शहर जाने वाली डगर पकड़ ली। थोड़ा आगे बढ़ने पर जंगल की शुरुआत हो चुकी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो, पर मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा कि बाबा की बातों में आकर मैं भी भ्रम में फंस रहा हूं। अब मैं बाइक को धीमी कर सुनसान रास्ते के मौज लेते हुए शहर की ओर बढ़ रहा था। प्रकृति अपने जलवे बिखेरे हुए थे और मन ही मन मैं गीत गुनगुनाने लगा। मैं थोड़ा सा गुनगुना पाया ही था कि अचानक मेरी बाइक के नीचे कुछ आ गया और मेरा संतुलन बिगड़ गया। किसी तरह खुद को और बाइक को संभाल पाया और नीचे उतरकर बाइक के टायर की जांच करने लगा। पर खुशकिस्मती से टायर सही सलामत थे। मैंने ध्यान दिया कि शहर जाने के लिए लगभग आधा रास्ता तो पार कर चुका हूँ और इस वक्त जंगल के बीचों बीच इस रास्ते पर हूँ। मुझे प्यास लगने लगी थी तो गाड़ी खड़ी कर पास बहती नदी में पानी पीने बढ़ गया। मैं हाथ में पानी लेकर पीने लगा ही था कि मुझे आभास हुआ कि कोई झाड़ियों के आसपास मौजूद है। तभी मेरे कानों में आवाज गूंजी। ये वही गाना था जो अभी मैं कुछ देर पहले गुनगुना रहा था। मैं हैरानी से आवाज के स्रोत को खोजने की कोशिश करने लगा, पर धीरे धीरे वो गाने की आवाज और तेज होती गई। तभी मुझे मेरी दाईं ओर एक औरत का साया स्पष्ट होता दिखा। कुछ ही देर में एक लड़की बंजारन की वेशभूषा में मेरे सामने आ रुकी। मैं सोच में पड़ गया कि ये लड़की है कौन और इस वक्त जंगल में क्या कर रही है। मेरे पूछने से पहले वो ही बोल पड़ी, मुझे जंगल के पार उस गांव में जाना है, आप अपनी गाड़ी से पहुंचा देंगे बाबूजी? तो मैं बोल पड़ा, पर तुम हो कौन और इस वक्त रात में इस जंगल में क्या कर रही हो, और वो गाना क्यों गुनगुना रहे थे? तभी वो बोली, वो मेरी पसंदीदा फिल्म है और आपको इस फिल्म का गाना गाते सुन रहे थे। आपने वो गीत अधूरा ही छोड़ दिया तो बस उसे ही पूरा कर रहे थे। उसने हंसते हुए कहा, पर तुम हो कौन ये तो बता दो, या फिर सिर्फ गाना ही गाती जाओगी? मैंने हंसते हुए पूछा, जी मेरा नाम वैदेही है और मैं नदी के किनारे मंदिर के सामने लकड़ी के कारखाना जो है ना, वहीं मेरे पिताजी को खाना देने आई थी। वो वहीं पर काम करते हैं। घर पर मेरा 5 साल का छोटा भाई अकेला है। आपकी गाड़ी यहीं दिखी तो सोचा आप जल्दी घर पहुंचने में मेरी मदद कर सकें, बस इसलिए आपकी ओर चली आई। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मासूमियत और आकर्षण था, पर घूंघट की वजह से मैं उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा था। फिर मैंने उसे गाड़ी पे पीछे बैठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अभी कुछ दूर ही पड़ी होगी मेरी बाइक
कि एक हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मैंने चेहरा घुमाकर बचने की कोशिश की और फिर सीधा हो बाइक चलाने लगा। तभी मेरी नज़र बाइक में लगी साइड मिरर के कांच पर पड़ी और मैं डर से सिहर उठा। हवा के झोंके के कारण वैदेही का घूंघट हट गया था और एक बहुत ही खौफनाक चेहरा मुझे साइड मिरर में दिख रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम सफ़ेद थी और चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान थे। उनमें से सुर्ख लाल खून रिस रहा था। सब मिलकर एक बहुत ही भयानक सूरत थी। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। मैं पीछे मुड़कर देखने का जोखिम नहीं ले पा रहा था। तभी वो भयानक आवाज के साथ हंसने लगी। क्या हुआ बाबूजी, आपकी हालत यूं खराब क्यों हो रही है? उसने एक सितकार भरी आवाज में पूछा। फिर उसने जो कहा वो बात और भी ज्यादा भयानक थी। डरो मत बाबूजी, अभी आपको और कुछ नहीं होने वाला। आपके और आपके परिवार के पास अभी 14 दिन का वक्त है। आने वाले अमावस को आप ही अपने परिवार को ख़त्म करेंगे, चिंता मत कीजिए। ये सुनकर मेरी हिम्मत टूट गई। मेरे हाथ पांव एकदम से कंपकंपाने लगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, मगर मैं इतना तो समझ ही गया था कि ये औरत कोई इंसान नहीं बल्कि ये कुछ और ही बला है। मेरे हाथ कंपकंपाने लगे और इस वजह से बाइक पर से मेरा संतुलन बिगड़ा और बाइक एकदम से घसीटती हुई रास्ते पर धड़ाम से जा गिरी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मुझे वहां किसने पहुंचाया मुझे ये तक याद नहीं। रमेश की ये सारी बातें वहां पर मौजूद दरवाजे पर खड़े दादाजी भी सुन रहे थे। दादाजी ने रमेश के करीब आते हुए पूछा, रमेश, उस औरत ने तुझे कहीं छुआ था अपने हाथों से? इस पर रमेश ने कहा, हाँ, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था बाइक पर बैठते वक्त। ये सुनकर दादाजी ने जल्दी से रमेश की कमीज उतारी और फिर उसके कंधे की ओर देखा तो वहां पर एक अजीब सा घाव जैसा निशान बन चुका था। सुरेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रमेश को यह घाव हुआ कब। रमेश ने भी अभी तक अपने कंधे को सही से देखा नहीं था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दादाजी ने सुरेश को कहा, सुरेश, जल्दी से बाइक निकाल, हमें कहीं जाना है। जिसके बाद सुरेश और दादाजी तुरंत ही बाइक से निकल पड़े। रास्ते में जाते वक्त सुरेश ने दादाजी से पूछा तो फिर दादाजी ने बताया कि दरअसल वो औरत वो एक बहुत ही खतरनाक डायन थे। वो मर चुकी है, वो आत्मा है, मगर जब वो जिंदा थे तब वो एक बहुत ही भयानक डायन थे। उसकी शक्ति अपरंपार थी। उसकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं था। वो मरने के बाद भी गांव वालों को परेशान करती रहती है, खासकर उस रास्ते पर जाने वाले लोगों को और खासकर तो मर्दों को। जिसके बाद सुरेश ने उस घाव के बारे में पूछा तो दादाजी ने बताया कि दरअसल वो कोई घाव नहीं बल्कि उस डायन का ही श्राप है। दरअसल वो श्राप यानी कि वो डायन जिसको भी छू दे, उसके बाद अगली अमावस तक वो इंसान बिल्कुल पागल हो जाता है और फिर वो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी ख़त्म कर डालता है, बहुत ही बेरहमी से। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ था, इसीलिए तो अब लोग उस रास्ते पर कभी नहीं जाते हैं। ये सुनकर सुरेश की भी हवा टाइट हो गई।
उसे भी अब डर लगने लगा। वो लोग जल्दी से दादाजी के कहे मुताबिक एक तांत्रिक के पास पहुंचे। दादाजी ने सारी बात उस तांत्रिक को बताई और फिर उस तांत्रिक को लेकर वो लोग घर पहुंचे। तांत्रिक ने घाव को देखा और फिर उसने बताया कि ये 3 दिन हो चुका है, यानी कि अब अमावस आने में अभी और 11 दिन बाकी हैं। अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे पहले ही बुला लिया। जिसके बाद तांत्रिक ने रमेश की पीठ पर कुछ किया और फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में रमेश का वो घाव भर गया और फिर वो उसका कंधा बिल्कुल पहले जैसा हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बात मेरे जवानी के दिनों की है, जब मैं सेल्स में नौकरी किया करता था। सेल्स के सिर्फ 2 मायने होते हैं, नया बिजनेस अपने टारगेट को पूरा करने के लिए और पुराने सेल की पेमेंट। मार्च के महीने में ये दोनों ही अपने चरम पर होते हैं और सेल्स का इंसान पागलपन की चरम पर। इन दिनों 24 घंटे इन्हीं सोच में डूबा रहता है सेल्समैन। मुझे मालूम हुआ कि दुर्ग के आगे एक गांव है टिटलागढ़, जहां पर स्टील प्लांट्स हैं और वहां कुछ बजट शेष है जो मार्च में ही समाप्त होना है। तो इस मौके को हाथ से निकल जाने देना तो बेवकूफ़ी होती। सो मैं पहुंचने का रास्ता मालूम कर स्टेशन के लिए निकल पड़ा। रायपुर से दुर्ग, फिर दुर्ग से शाम की पैसेंजर ट्रेन से टिटलागढ़। दुर्ग पहुंचकर शाम की ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। खचाखच भरी हुई उस ट्रेन में बा मुश्किल से अपने लिए एक सीट की व्यवस्था करके मैं बैठ गया। रात के 2:30 बजे ट्रेन टिटलागढ़ पहुंची। कुल जमा 4-5 लोग ही उतरे और फिर अपनी सवारियों से तेजी से निकल गए। उतर कर मैं चारों तरफ देखता ही रह गया। एकदम सुनसान। मार्च के महीने में भी रात काफ़ी ठंडी थी। कहीं भी कोई परिंदा नज़र नहीं आ रहा था। सोचा बाहर जाकर देखूं, शायद कोई सवारी मिल जाए। स्टेशन से बाहर सिर्फ एक पीला बल्ब टिमटिम कर रहा था। ग्राउंड के कोने में एक रिक्शा खड़ी थी। उसके पास जाते ही एक अजीब सी गंध आई, जिसे मैं याद नहीं कर पाया कि किस चीज़ की है, पर बेहद ही तेज से मितली सी आई और मैं सहन नहीं कर पाया। तेजी से वापस स्टेशन के अंदर आ गया। सोच रहा था कि क्या करूं, तभी स्टेशन मास्टर अपने कमरे से निकले। देखते ही बोले कि रात में बाहर मत जाइए, वेटिंग रूम में बैठ जाइए। वेटिंग रूम के नाम पर उस छोटे से स्टेशन में एक बहुत छोटा सा कमरा, अंदर एक बेंच, एक कुर्सी थे। अंदर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा, उसकी पत्नी, एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। बूढ़े ने खरखराती आवाज में अपने पास बेंच पर बैठने को कहा। मैं बैठा जरूर, लेकिन फिर वही तेज गंध आने लगी और मुझे बहुत ही तेजी से उल्टी आने लगी। मैं तेजी से उठकर प्लेटफॉर्म पर चला आया और पटरी की तरफ मुंह करके उल्टी करने की कोशिश करने लगा। ठीक तभी मुझे किसी के हाथों ने अंदर की ओर खींच लिया। देखा तो स्टेशन मास्टर थे। बोले, अरे भाई मरना है क्या, कूदना चाह रहे हो तो? मुझे लगा वाकई में मैं गिरने ही वाला था, पर पास में ही वही बूढ़ा खड़ा था, मुस्कुराता हुआ चुपचाप। मैं बाहर ही पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। सोते जागते सुबह हो गई। तैयार होकर निकल रहा था कि फिर मुझे वही परिवार नजर आया। बूढ़ा तेजी से मेरी ओर आया, साथ ही वही बदबू भी आई। तभी मुझे अपने एक दोस्त नजर आया और मैं उसे आवाज देकर उसके साथ काम पर निकलने को तैयार हो गया। उसने आगाह किया कि स्टेशन से निकलकर
कोई भी नाश्ते की जगह नहीं मिलेगी, सो यहीं से नाश्ता खा कर चलते हैं। जब हम नाश्ता कर रहे थे तो मैंने देखा कि वो बूढ़ा मुझे बुला रहा था। मैंने दुकान वाले को कहा, उन चारों को भी चाय पिला दो। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब वो लोग मेरे अलावा किसी और को भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरे दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे जब हजम नहीं कर सकते तो इतने पीते क्यों हो? बात आई गई हो गई, सिर्फ मेरे दिमाग में घंटी बजती रही। कल रात से जिनको मैं देख पा रहा हूं, कोई और उन्हें क्यों नहीं देख पा रहा? दिन बेहतरीन रहा, ऑर्डर अच्छा मिल रहा था और दोस्त के साथ ढाबे में खाना खाकर जब स्टेशन पहुंचे तो रात के तकरीबन 11 बजे का समय होगा। टिकट लेकर दोनों दोस्त बातें कर रहे थे। फिर गाड़ी आते ही मेरा दोस्त अंदर चढ़ गया और जैसे ही मैं चढ़ने लगा मैंने देखा मुझे उन चारों ने पकड़ रखा था। वही लोग, बूढ़ा और उनके लोग। बहुत कोशिश करते, जब मैं चढ़ नहीं पाया तो दोस्त को आवाज़ देकर मैं अजीब सी बेहोशी में समा गया। होश आया तो मैं ट्रेन में लेटा था और मेरा दोस्त पास ही बैठा था। उसने मुझसे पूछा, अरे ट्रेन से पैर कैसे फिसल गया? थोड़ी देर हो जाती तो फिर ट्रेन के नीचे पहुंच जाता तू। खैर मैं कुछ नहीं बोला, पर ये अलबत्त समझ गया कि चारों मुझे मारना चाहते थे। तभी एकाएक मुझे उस गंध की याद हो आई। मैं उसे पहचान गया। वो शमशान में चलते हुए इंसानी जिस्म की गंध थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अगले दिन घर पर चाय के कप के साथ पेपर लेकर बैठा था, तभी मेरी नज़र उस खबर पर पड़ी जिसके साथ एक परिवार की फोटो भी थी। वही परिवार, पर 4 की जगह 5 लोग थे। इसमें एक इंसान का चेहरा मुझसे बहुत मिलता जुलता था। खबर थी कि ये पांचों उस स्टेशन पर 5 दिन पहले ट्रेन की चपेट में आ गए थे, जिसमें 4 तभी मर गए थे, लेकिन एक जो अस्पताल में था वो वहां से गायब हो गया था। लावारिस मानकर उनका दाह संस्कार पुलिस ने 2 दिन पहले ही करवा दिया। क्या वो मुझे देखकर कोई गलती कर रहे थे या फिर